रेलवे एग्जाम वाले में कर देते ना, तो अब तक देश में वो क्रांति खड़ी हो गई रहती। वो बच्चे छोटे हैं, तो एनटीए उनको अंडर एस्टिमेट मत करो, जितना जल्दी हो सके आप उसको सुधारिए लोग। नीट वाले एग्जाम में एक तो पेपर चोट्टा नशा में पी दारू पी के पेपर बना रहा है, सब लग रहा है फूंक के एकदम। अरे भाई, पेपर का मतलब होता है कि थोड़ा सा टफनेस रहना चाहिए पेपर। पेपर बेशक नीट का टफ रहता है, लेकिन नीट में इतना कम से कम होना चाहिए ताकि मतलब जैसे आईआईटी हो गया, यूपीएससी हो गया, ऐसा नहीं कि ये सभी आसान है सब यहाँ पे। तो नहीं लेके आए ना कोई पूरा में पूरा, तो नहीं यूपीएससी में काहे, वो उस लेवल पे उसमें भी टफ होते हैं। अब पूरा में पूरा लाके एक ही बार पता चल रहा है, पहले कोई एक आता था नंबर वन, अभी तो 67 68 नंबर 1 आ रहे हैं सब। आने वाले समय में जिस हिसाब से ये चोट्टे सब सीट बेच रहे हैं सब, जिस हिसाब से ये चोट्टे सब धांधली करा रहे हैं सब, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर हम लोग चुपचाप बैठे रह गए ना, तो ये सब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि AIR ऑल इंडिया रैंक जो आएगा AIR, ये पता चलेगा कितना, तो 10,000 बच्चों ने लेके आया है AIR ले आने पे भी एम्स में सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्स में सीटें कम है, और जानबूझ के सीटें कम रखी जाती हैं कि एम्स में सीटें कम रहेंगी तो डॉक्टर कम रहेंगे। तो यहाँ पे एक साधारण गाइडलाइंस है कि यह एफिडेविट फाइल हुई है। गौर से सुनिएगा, मैं यही बात रखूंगा जो इस एफिडेविट में है, और एक जिम्मेवार ऑपोजिशन पार्टी के नाते जिम्मेवारी के साथ कुछ ऐसी चीजें जिसको आप सुनेंगे, देश की जनता भी सुनेगी तो चौंक उठेगी, ऐसी कुछ सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। यह एफिडेविट कोर्ट में फाइल हुआ, उसमें जो लिखा है और कुछ सच्चाई आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा कि नीट की एग्जाम में कोई धांधली नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। भारत सरकार ने, मंत्री ने कह दिया सब चंगासी। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का यह स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी है। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट में कहते हैं कि साहब एक ऐसा स्कैम था कि महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार और स्टेट से, माने जब आप नीट की एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे, और अगर उस सेंटर में, एक सेंटर में 300 स्टूडेंट बैठ सकते हैं और एप्लीकेशन 500 की आ गई, तो फिर कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होता है कि कौन से स्टूडेंट वहां जाएंगे, पर आपको चॉइस मिलती है। तो ये एफिडेविट कहता है कि बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और कई राज्यों से जिनके साथ इनका सेटिंग हो गया, उनसे एडवांस पैसे लिए, एडवांस में ब्लैंक चेक लिया, और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लीकेशन लिखो, उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए। माने आप समझ सकते हो कि गोधरा डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट नहीं है सेंटर पे, वहां कोई ओडिशा से
कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से एग्जाम देने जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि एक सेटिंग हुई। इस एफिडेविट की बातें मैं कर रहा हूं, हाँ, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, डीवाईएसपी की एफिडेविट बोल रहा हूं। वहां से लोग आए, सेटिंग ये थी कि आपके बच्चे को 100% मार्क्स मिला के मेडिकल में एडमिशन मिले, तब हम ये ब्लैंक चेक में पैसे भरेंगे। और कौन सी मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो उसके रेट थे, इसलिए ब्लैंक चेक। और 10-10 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। तो ये आप समझिए कि क्या मामला था कि जय जलाराम स्कूल में आप गए, आपके बच्चे को कह दिया कि अगर जो आपके पास पेपर आता है उसमें आपको जो आंसर आता है 100% श्योर हो उसको टिक करो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो। अच्छा, नीट के बारे में एक और बात आपको बताता हूं कि जैसे हम सब बाकी एग्जाम देते हैं ऐसे नहीं है। नीट के अंदर OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्नाइजेशन शीट। माने एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिले 4, देश का कैपिटल कौन सा शहर है करके 4 जगह दी होती है। तो आपको दिल्ली लिखना है तो उसके सामने एक स्क्वायर ब्लॉक होता है, उसमें आपको साई से उसको भर देना है। और ये OMR शीट ऐसा होता है कि वो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है। फिर आपने एग्जाम दे दी, फिर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, कंप्यूटर में वो पेपर डालेंगे, वो कंप्यूटर आपको मार्क्स दे देगा। वो OMR शीट में कहा गया कि आपको जो चीज 100% आती वो लिखो, बाकी खाली छोड़ो। फिर क्या होता है कि आपने एग्जाम दे दी तो एक बैग में सील होते हैं पेपर्स और उसका कुरियर करना होता है। ये एफिडेविट के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं, डीवाईएसपी कह रहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि यहां पे जिनका सेटिंग हुआ था उनके नंबर का लिस्ट था, वो पुलिस ने रिकवर किया। उसके सामने ब्राउन एंड रेड सर्कल किए थे कि इतने स्टूडेंट्स के पैसे आ गए हैं। उस स्टूडेंट्स के नाम के सामने जो AMR सीट का सीट नंबर था वो पेपर निकाले, जहां पे इन्होंने नहीं आते थे, वो आंसर नहीं भरे थे, वहां ये गुनेगारों ने वहां पे राइट आंसर टिक कर दिए। फिर से बैग को सील किया और कुरियर करके भेज दिया। माने जो 100%, माने जितने मार्क्स है उतने 100% मार्क्स क्यों मिले? क्योंकि स्टूडेंट को जितना आता था खुद लिखा 100%, बाकी जो ये और एक्यूज्ड कौन है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एक्यूज नंबर 1 जो पहला गुनेगार है वो है तुषार रजनीकांत भट्ट। वो नीट परीक्षा के लिए, नीट की एग्जाम के लिए सेंटर सुपरिटेंडेंट है। और वो जय जलाराम स्कूल जो है, जय जलाराम पे अभी आप बाद में सुनेंगे कि क्या उसका जय जयकार है, वो मैं बताऊंगा आपको। पर ये जो जय जलाराम स्कूल है उसके अंदर वो प्रोफेसर है और उसको नीट का डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाया गया। वो गुनेगार नंबर 1 है। उसके बाद है नंबर 2 पुरुषोत्तम महावीर प्रसाद। वो है पूरे नीट की एग्जाम के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर, माने एक ही सेंटर नहीं, जितने सेंटर्स उधर है उनका सिटी कोऑर्डिनेटर है। और वो अब ये देखिए, ये क्या होता है? डैफ इसको बोलते हैं, डैफ। चलिए, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, फर्जीवाड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोग आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इतना पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखते रहिए आप लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट, मैं लास्ट में ले लूंगा, आप लिखिए, मैं लेक्चर के अंत में कमेंट ले लूंगा, आपके सारे चीजों को शामिल कर लूंगा। तो ये IRPS बन गई और अभी जो है मतलब IRPS में है और सर्विस में अभी ये हैं। चलिए ये मामला आपको यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ गई। अब मैं इनके एडमिट कार्ड को दिखा रहा था, आरोप समझ में आ गया सही से, तो अब एडमिट कार्ड को देख लीजिए। तो हमने देखा कि भाई सबसे पहले जो ये आरोप लग रहा है कि ये एग्जाम दी ही नहीं थी, ये आरोप सबसे पहले लग रहा है कि इन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं। तो ये बातें कैसे पता चलेगा? आप एडमिट कार्ड देख लीजिए, चेक कीजिए कि क्या वाकई इन्होंने एग्जाम दिया था, रोल नंबर मिला लिया जाए, वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो कोई चीज वहां पर छुपा हुआ तो है नहीं। तो इनका रोल नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप लोग को इनके रोल नंबर को चेक करना है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। IAS प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा विषय है वह बेहद दिलचस्प होने वाला है और कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसा विषय है जो कि जांच पड़ताल करने वाला विषय है। आप में से ही बहुत सारे लोगों ने इस विषय को लेकर के, मैं देख रहा था विभिन्न वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अभी आजकल सोशल मीडिया पर यही चल रहा है ये मसला, तो आप भी इसको लेकर के आ जाइए। तो चलिए आपके आदेशानुसार, इच्छा अनुसार मैं इस टॉपिक को लेकर के आपके सम्मुख आ गया हूं। इस पर विस्तार से हम चर्चा से थे, लेकिन उनका रैंक अच्छा आ गया, उनका 5वां रैंक आ गया ऑल इंडिया रैंक। तो ये क्या होंगे? ये जनरल में आ जाएंगे, फिर ये इससे नहीं जाते हैं। तो ये जगह खाली हो गया, तो यहाँ फिर एक व्यक्ति जाना पड़ेगा, तो ओबीसी से एक और यहाँ पर आ जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? इसीलिए कंसोलिडेट लिस्ट रखा जाता है, संयुक्त रिजर्व लिस्ट। सरकार ही मांगती है ये यूपीएससी से, सरकार पहले ही कहती है कि आप कुछ लोगों का लिस्ट तैयार करके रखिएगा, क्योंकि हम आपसे मांग सकते हैं। तो यूपीएससी पहले से ही व्यवस्था कर लेती है। देखिए यहाँ पर एक और बयान, मेन रिजल्ट के लिए जारी नामों के अलावा यूपीएससी एक कंसोलिडेट यानी संयुक्त रिजर्व लिस्ट भी तैयार करती है। ये लिस्ट मेन रिजल्ट में जनरल और आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट के नीचे उसी कैटेगरी, ठीक है, उसी कैटेगरी के कैंडिडेट की होती है। मेन रिजल्ट के कैंडिडेट्स के सिविल सर्विस एलोकेशन के बाद रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट्स पर सरकार कोई फैसला लेती है। यहां पर इनको सर्विस मिल गया, फिर भी जगह खाली है तो इनको दे दिया जाता है। अब ये मैंने कहा कि क्या ये कोई नई व्यवस्था है या लंबे समय से चला आ रहा है? तो देखिए यह प्रक्रिया जो है यूपीएससी में दशकों से चला रहा है, कोई नई प्रक्रिया ये नहीं है। पहले भी यूपीएससी रिजर्व लिस्ट रखते रही है, तो सिर्फ अंजलि बिरला के लिए ये काम नहीं किया गया है। मुख्य रिजल्ट के कैंडिडेट्स के सर्विस एलोकेशन के बाद रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट पर सरकार कोई फैसला लेती है। यूपीएससी की यह प्रक्रिया दशकों से चली आ रही है, ऐसा हर वर्ग को समान अवसर मिले, ठीक है, इसीलिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुख्य रिजल्ट में मार्क्स के आधार पर कैटेगरी में होने वाले बदलाव से, देखिए कैटेगरी में मार्क्स के आधार पर, जो मैंने पहले भी कहा था, तो यहाँ पर कैटेगरी में बदलाव होगा तो खाली हुए जगहों को रिजर्व लिस्ट से भरा जाता है। मैं समझा चुका हूँ ये बात। ऐसे में यह साफ है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी और उन्हें किसी आरक्षित कैंडिडेट को हटाकर सीट नहीं दिया गया था, बल्कि जो सीट खाली हुआ था उसे फिल करने के लिए फिर उन्हें वहां पर जगह दिया गया था कंसोलिडेट लिस्ट से। ये मामला इतना समझ में आ गया। इस पर यहाँ पर देखिए जो इनका बयान भी था अंजलि का और बिरला का, यहाँ पर जो बयान था उसको भी देखते हैं। 2021 में ही जब ये बात आया था, उस वक्त एनडीटीवी से बात करते हुए इन्होंने ये बताया भी था कि किस तरह से क्या क्या इनके साथ हुआ। इन्होंने कहा कि जो ये आरोप हम पे लगे हैं ये थोड़ा सा दुखी करने वाला है। मैं काफ़ी मेहनत की हूँ लेकिन ये थोड़ा मुझे दुखी करता है, लेकिन फिर भी मैं इसके लेकर के तैयार हूँ कि अब मैं, जो पर्सनल लाइफ किसी व्यक्ति का होता है और आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो आप पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो आपको इतना मेंटली मैच्योर होना पड़ेगा कि आप पर आरोप लगे तो आप झेल सकें, नहीं तो फिर आप पब्लिक लाइफ में रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये इनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत सारी जानकारी दी थी, तस्वीर भी इन्होंने साझा किया था। मैं इस परीक्षा में सेलेक्ट होकर बहुत खुश हूँ। मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए सिविल सेवाओं में शामिल होना चाहती थी, क्यों मैंने हमेशा देश के लोगों के प्रति अपने पिता की प्रतिबद्धता को देखा है। इनके फादर जिस फील्ड से हैं, तो इन्होंने कहा कि हमने अपने फादर से इसकी प्रेरणा ली है। जब ये यूपीएससी का एग्जाम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एक जो है मैंडेटरी फोटो हो जाता है कि यूपीएससी भवन के आगे यहाँ एक तस्वीर लेते हैं। इन्होंने इस तस्वीर को भी साझा किया अपने इंस्टाग्राम पर, और जब चयन हुआ था इनका तब यहाँ जो है परिवार के लोगों के साथ ये यहाँ पर खुशियाँ भी मनाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि हाँ,
जिस तरह से आरोप लगा, तो जाहिर सी बात है 2021 में जब एक तरह से आया, दूसरा लिस्ट आया, तो लोगों को ये समझ में नहीं आया चीजें। और निश्चित तौर पर ये चूंकि एक तरह से कह सकते हैं तकनीकी मसला है, कोई भी व्यक्ति प्रथम दृष्टिया इन सब चीजों को देखेगा तो वह गलत समझेगा। तो जो लोग भी इस तरह की चीजें देखे हैं, निश्चित तौर पर प्रश्न उठाए तो वह गलत नहीं है। प्रश्न उठाना चाहिए, प्रश्न उठाना एक समझदार व्यक्ति के लिए, एक परिपक्व समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये इस बात की निशानी है कि आप सजग हैं, आप जिंदा हैं, एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक व्यवस्था के तौर पर। ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि आंख मूंद करके प्रश्न नहीं उठाना, और प्रश्न उठाए तो फिर उसकी पड़ताल भी करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज क्या कितना जटिल हो सकता है, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे उस व्यवस्था को, उस नियम कानून को, तो हम बस कुछ समय में समझ जाएंगे और फिर हम क्लियर हो जाएंगे कि नहीं, जो चीज हुआ है वह प्रोसेस से हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपने देखा है। बहुत सारे कमेंट हैं आपके, और मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें यहाँ पर है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ठीक ऐसे इस इमोजी की तरह जिस तरह से मुस्कुरा रहा है। दूसरी बात, एक बात और आपको बताऊं कि आज जो है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, इंडिया और अफ्रीका के बीच, है ना। तो क्या लगता है आप लोग को कि कौन सी कंट्री जीतेगी? भाई हम तो इंडियन हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि इंडिया जीते, और इंडिया ही जीतनी चाहिए। ठीक है, तो आज आप हमें कमेंट करके यह भी बताइए कि आज जो है इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन मारने वाला है? क्या विराट कोहली जो है आज अपना चमत्कार कुछ करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं? ठीक है, तो जाइए, अब काफी समय हो गया, वर्ल्ड कप फाइनल देखने की तैयारी करते हैं। आप भी तैयारी कीजिए, मुझे भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, डिस्कशन है, इसको यहीं पर रखते हैं, और वर्ल्ड कप में अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और कल संडे भी है, फिर मंडे को हमारी आपसे मुलाकात होगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।